राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं HSSC का जो ALM का पेपर है, असिस्टेंट लाइनमैन है, इसका पेपर लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी हरियाणा में दोबारा तक पेपर लेने शुरू हो गए हैं, जनवरी से शुरू हो जाएंगे। सभी ग्रुपों को परमिशन मिल गई है, 56-57 को छोड़कर। उसका भी आगे चलकर कोई भी सॉल्यूशन निकल आएगा, उसका भी 56-57 का, और आगे चलकर ग्रुप डी है उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो जितने भी ग्रुप हैं उनके लिए ये पेपर, जो मेंस पेपर होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि HSSC बार बार पेपर है में जो पूछ रखा है उन्हीं को रिपीट करती है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इससे पहले ये इंग्लिश और हिंदी है, कमेंट करके बताना, मैं ये भी दिखा दूंगी एक बार। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है। तो प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये गलत है। क्योंकि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये चौथा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अगर हम यहाँ पर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। और ये अभी हाल ही में पेपर हुआ था, ये हमारा इसका उसमें पूछ रखा था स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है। ये ज़रूर याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, क्या यह है वास्तव में सच है कि या एक मिथिक है कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तारे हैं वे जितने भी ऊंचे हैं, मतलब जितनी भी ऊंचाई पर हैं उससे अधिक ऊंचाई पर हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव। तो किस कारण जो तारे ऊंचे हैं उससे अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण जो तारे हैं हमें अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर तारों की बात करें तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। और ये 1 वर्ड में पूछा जाता है। तारे हैं, तारों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ज़रूर याद रखना। और तारे हैं, तारों में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो एनर्जी है वो बनती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उनके निष्कासन के लिए महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है भारत का, उस पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा के स्पीकर, या राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। सबसे पहले हम यहाँ पर संसद की बात करते हैं। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। तो राष्ट्रपति है, इस पर महाभियोग कौन चलाएगा, संसद के दोनों सदन। दोनों सदन मतलब लोकसभा से भी चल सकता है या फिर राज्यसभा, दोनों से चल सकता है। इसमें देखो बिल्कुल अलग अलग दे रखा है, राज्यसभा, लोकसभा और संसद के दोनों सदन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, संसद के दोनों सदन। अगर संसद के दोनों सदन नहीं होता और इसकी जगह कुछ और होता तो इनमें से एक आंसर आता, मतलब कोई दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है राष्ट्रपति पर। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है। आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। और ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली थी, अमेरिका से। जो महाभियोग है वो प्रक्रिया उसकी क्या है, जैसे मान लिया हमने लोकसभा से ये बात उठी कि जो राष्ट्रपति है इस पर महाभियोग चलाया जाएगा, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य साइन करेंगे और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी महाभियोग की। अगर लोकसभा के जो बिल है उस पर 2/3 साइन करके आगे पास कर देते हैं उस बिल को, तो राज्यसभा के पास वो बिल जाएगा। राज्यसभा जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति पर उनकी जांच करेगा।
अगर वे जांच बिल्कुल सही निकलती है और राज्यसभा से वो बिल 2/3 की सदस्यता से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उसके बाद उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष है उसको सूचना देगा। और अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगर हम राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 66 में क्या लिख रखा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर हम यहाँ पर संसद की बात करें तो अभी बताया था संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद है इसका आर्टिकल कितना होता है? 79। लोकसभा का स्पीकर, अगर हम यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो आर्टिकल कितना है? 93 में क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में लिखा हुआ है। वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं नंबर की। और हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा की 17वीं लोकसभा की कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जो लोकसभा है ये क्या होता है? लोअर हाउस होता है और ये क्या होता है? अपर हाउस। इसमें कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन ये क्या है? स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा है इसका आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 80। राज्यसभा का आर्टिकल कितना होता है? 81। अगर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी है। जीएसटी क्या है? राज्य कर है, केंद्रीय कर है, उत्पाद शुल्क है या ए और बी दोनों। सबसे पहले हम यहाँ पर जीएसटी की बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस पर लगाया जाता है? ये वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा? उत्पाद शुल्क, क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं इन पर लगाया जाता है। तो राज्य थोड़ी ना इस पर मतलब राज्य कर थोड़ी होता है ये। तो ये क्या होता है? उत्पाद यानी कि वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स है ये जो जीएसटी है ये भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले असम राज्य ने शुरू किया था जीएसटी लगाना। तो 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आया था। और जीएसटी से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और सबसे पहले याद रखना किस राज्य में लगा था? असम में, 1 जुलाई 2017 को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी में शामिल नहीं है? तो बजट की तैयारी में शामिल कौन नहीं होता? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या वित्त आयोग। तो बजट में कौन शामिल नहीं होता? वित्त आयोग। अगर हम यहाँ पर वित्त आयोग की बात करें तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, ये जरूर याद रखना। और आर्टिकल 280 में क्या आता है? वित्त आयोग। अगर हम यहाँ पर नीति आयोग की बात करें ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग है ये बना था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग है ये किसको रिप्लेस कर आया था? योजना आयोग को। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। उसके बाद इसको ख़त्म करके नीति आयोग है ये बना दिया गया। और नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर वित्त मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री हैं वे कौन है? सीतारमैया। नियंत्रकों को महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 148 से लेकर 152 तक क्या है? कैग। और वर्तमान में हमारे कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है? तो किस में सबसे अधिक लैंगिक
लैंगिक समानता है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? तो सबसे अधिक लैंगिक असमानता किस में है? हरियाणा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। हरियाणा का पुराना नाम क्या है? रज हरियाणी, ऋग्वेद में बोला गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और जो हरियाणा है ये 18वें नंबर का। अगर हम यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या है? एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी यात्रा वो भी कहाँ पर होती है? उड़ीसा में। सिमलीपाल, भितरकनिका ये 2 नेशनल पार्क हैं, कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। और चिल्का झील ये क्या है? एक लवणीय झील है। और सबसे पहले रामसर साइट में शामिल होने वाली कौन सी थी? चिल्का झील। तो ये सब उड़ीसा से जरूर याद रखना। सिमलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का झील, जगन्नाथ रथ यात्रा और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में क्या है? तदोबा नेशनल पार्क। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। और ये देख लो बिल्कुल HSSC है वे पेपर में क्या करती है? क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो ये जरूर याद रखना कि सबसे अधिक लैंगिक असमानता किस राज्य में है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ऑप्शंस हैं श्रीमती द्रौपदी, श्रीमती इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत को किला। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये जरूर याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत को किला कहा जाता है। और सरोजनी नायडू किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू INC की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 में INC का कानपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। अगर ऐसे ही हम बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू है ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और सुचेता कृपलानी है ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। और इसका संबंध कहाँ से? हमारे हरियाणा से। अगर हम यहाँ पर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी के टाइम पर हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। और उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। 1975 से लेकर 77 तक जो इमरजेंसी है वो लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। और विजयलक्ष्मी पंडित है UN में पहली महिला कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि INC की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। इसमें ऑप्शन में एनी बेसेंट भी आता है क्योंकि INC की पहली महिला अध्यक्ष तो बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू है। तो यहाँ पर आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो तुगलकाबाद है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अबू बकर शाह। तो तुगलकाबाद किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो तुगलक वंश है उसके फाउंडर कौन है? उसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनसे ये याद रखना है। अगर हम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 शहर बसाए थे। हरियाणा में तो हिसार और फतेहाबाद।
एक फिरोजाबाद, एक फिरोजपुर, एक जौनपुर। ये 5 शहर किसने बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे अधिक नदियों का निर्माण किसके टाइम पर हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। अगर हम यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो रक्त पिपासु, सौपनशील, पढ़ा लिखा मूर्ख किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनके कार्यकाल में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ये यात्री इब्न बतूता ये भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेला, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है जैनिज्म नाम का अर्थ है जीना से आता है, जिसका अर्थ है, तो जीना है, इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति और भगवान को समर्पण, प्रबुद्ध, भगवान का रास्ता, आध्यात्मिक विजेता। तो जो जीना वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक विजेता। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर जैन, जो महावीर हैं वे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो महावीर जैन है ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जो महावीर जैन है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार के पावापुरी में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि HSSC क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ALM का पेपर सोल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को, भीमराव अंबेडकर को, कॉर्नवालिस को या सरदार पटेल को? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अगर हम इनसे मेन पॉइंट्स देखें जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांव की महिलाओं ने। 1928 में क्या हुआ था? वारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसमें जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। तो ये जरूर याद रखना, वारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1928 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी एक प्रतिमा बनाई हुई है गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात में है। 182 मीटर ऊंची है और राम सुतार ने बनाई थी। ये नर्मदा नदी के किनारे है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी एक पॉलिसी है जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, कैरेट और स्टिक पॉलिसी। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1931 का कराची अधिवेशन, जो कराची अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार है इनका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। जितने भी क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित वे सभी शॉर्ट वीडियो है, उसको जाके जरूर देखना। अगर हम यहाँ पर कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने 1793 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जमींदारी प्रथा किसने शुरू की थी। और सिविल सर्विसेज के जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। अगर हम यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। और मूक नायक पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है भीमराव अंबेडकर की। मूक नायक पत्रिका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। और एक क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल में। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। तो ये जरूर याद रखना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगर हम मैकाले की बात करें तो जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने क्या किया था? हमारे देश में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था मैकाले की रिकमेंडेशन से 1835 में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात भीड़ भाड़ वाले शहरों में बुरी हवा से
के निर्माण से जुड़ा है। तो कौन सा जुड़ा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से कौन सा जुड़ा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, वो क्या होता है? वो लाफिंग गैस होती है, बहुत बार पेपर में पूछा जाती है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में कितनी है? 0.03% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हरितगृह प्रभाव है सबसे अधिक किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो हमारे खून के साथ 200 गुना मतलब कैपेसिटी होती है इसकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे खून में मतलब सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। ये परसेंटेज पूछी जाती है इनकी। नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 20% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। ये तीनों है इनकी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। जो आतिशबाजी होती है, पटाखे वटाखे जलाए जाते हैं, उनमें जो हरा कलर है वो किसके कारण दिखाई देता है? सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण, बेरियम के कारण या फिर पारा के कारण। तो हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करें, या फिर पोटेशियम की, ये दोनों बिल्कुल सॉफ्ट मेटल है, इनको हम चक्कू से भी काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट है। और इनको हमें जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर डब्बों को रखना पड़ता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते ही इनमें आग लग जाती है। तो पोटेशियम और सोडियम ये दोनों क्या हैं? बहुत ही सॉफ्ट हैं। यहाँ पर सोडियम की बात करें, हरा कलर तो आता है बेरियम के कारण, और सोडियम के कारण कौन सा कलर आता है? येलो, पीला कलर। और एक लाल कलर भी आता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार मतलब बदल बदल के पूछे जाते हैं। हरा तो बेरियम के कारण, पीला सोडियम के कारण, और स्ट्रोंशियम के कारण कौन सा होता है? लाल कलर। ये हो गए सोडियम से। और सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 11। अगर हम यहाँ पर बात करें पारा की, मरकरी की, अगर हम मरकरी की ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मिनीमाता। और जो मरकरी है ये अमलगम बनाने के लिए काम आती है। और जो मरकरी है ये हवाई जहाज़ों में ले जाना मना होता है। क्यों होता है? क्योंकि मरकरी क्या है? अमलगम बनाती है। जो हवाई जहाज़ है वो किससे बना होता है? मोस्टली एल्यूमिनियम से बना होता है। और सबसे ज़्यादा जो मरकरी है अमलगम किसके साथ बनाती है? एल्यूमिनियम की। तो इसलिए जहाज़ में मरकरी ले जाना मना होता है। और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाई जाने वाली कौन सी है? पारा, मरकरी। और मरकरी से बीमारी याद रखना, मिनीमाता रोग होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिह्नित किया गया है? तो महाभारत काल में जो कुरु वंश है कौन से युग के साथ चिह्नित किया गया है? कृषि युग, ताम्र युग, लौह युग, धातु युग। तो क्या है? कृषि युग इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर महाभारत की बात करें तो अभी पेपर में पहले पूछा गया था, अभी जो डी ग्रुप का पेपर है उसमें पूछा गया था कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। और जो महाभारत है इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। अगर इसका फारसी में नाम पूछा जाए तो रजमनामा। और जो महाभारत है इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक, अत्यधिक समृद्ध भूमि, इसका मतलब ये होता है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? बहुधान्यक। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? कृषि युग। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? तो 1857 की क्रांति में इनमें से कौन सी जो रियासत है वो ब्रिटिश सेना की तरफ मतलब ब्रिटिश सेना का साथ दे रही थी? तो कौन सी थी? बहादुरगढ़, तवारू, झज्जर, जींद। जो जींद रियासत थी ये किसकी तरफ थी? अंग्रेजों की तरफ थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जींद। अगर हम जींद की बात करें तो हरियाणा का दिल, दुग्ध नगरी, जयंती देवी के नाम पर बसा हुआ शहर कौन सा है? जींद।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, जब हमारा हरियाणा बना था, जब इसकी स्थापना हुई थी। और धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? जींद में। एकलव्य स्टेडियम ये भी कहाँ पर है? जींद में। और राम राय तीर्थ, पांडु पिंडारा, ये सब कहाँ पर है? जींद में। अगर हम झज्जर की बात करें तो सजावटी मछलियों का प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? झज्जर में। भिंडावास, खप्परवास, ये दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर में। और झज्जर में एक मेला लगता है बेरी में भीमेश्वरी देवी का मंदिर, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर है? बेरी, झज्जर में। अगर हम यहाँ पर बहादुरगढ़ की बात करें तो गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। और पार्ले जी फैक्ट्री इनके लिए बहुत फेमस है, बहादुरगढ़। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जींद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो देख लो, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और HSSC में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, इनको याद रखना। तो मेरठ का नायब कोतवाल कौन था? राव किशन गोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? राजा कर्ण सिंह, राजा सूरजबान, नार सिंह, सत्यपाल। तो बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? बहुत फेमस थे, राजा नार सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और बल्लभगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा 17वां राज्य बना था। 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? एड्स दिवस। बहुत बार पूछा जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। अगर हम करनाल की बात करें तो हरियाणा का पेरिस नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। और करनाल में क्या है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और सोइल सेल जो लवणता वाला है वो भी कहाँ पर है? करनाल में है, 1969 में स्थापना हुई थी। और गेहूं अनुसंधान केंद्र वो भी करनाल में है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्ण झील करनाल में है। अगर हम सिरसा की बात करें तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूबसैर वो कहाँ पर है? सिरसा में है। अनकाई दलदल सिरसा में पाया जाता है। सबसे पश्चिमी जो गांव है वो कौन सा है? चौटाला। पंचकुला पांच कूपों के कारण इसका नाम क्या है? पंचकुला। जींद की हमने अभी बात करी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? करनाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट टेस्ट मैच में जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया था, आयोजित किया गया था। ये देखो कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है कपिल देव से। तो याद रखना है, जो कपिल देव है उसने 432वां विकेट कब लिया था? 8 फरवरी 1994 को। कपिल देव से 2-3 क्वेश्चन हरियाणा में ये पूछे गए हैं। एक बार तो पूछा गया था कि कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंजिन का पूरा नाम है। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ ये पेपर में पूछे हुए हैं। कपिल देव रामलाल निखंजिन का पूरा नाम है, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी कप्तानी कौन कर रहे थे? कपिल देव। और 432वां विकेट कब लिया था? 8 फरवरी 1994 को। ये 4-5 चीज़ कपिल देव से याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक, दौड़, टेनिस या बैडमिंटन? तो गीता जुस्ती है, इसका संबंध किससे है? ये क्या थी? एक एथलीट थी, यानी कि दौड़ से इनका संबंध है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है गीता जुस्ती का। हर एक पेपर में एक खिलाड़ी के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है ये जरूर याद रखना। तो गीता जुस्ती है, इसका संबंध किससे है? दौड़ से। टेनिस की बात करें तो डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। उबेर कप, थॉमस कप, इन दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल है, उसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और एक बैडमिंटन से याद आया, जो अभी 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है,
वो किसको दिया गया है? सात्विक और चिराग को दिया गया है। वे दोनों किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। जरूर याद रखना, जो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है खेलों का, वो किसे दिया गया है? सात्विक और चिराग को। जिम्नास्टिक से संबंधित किसी भी एक खिलाड़ी का नाम बताना। कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि पता चले कौन वीडियो पूरी देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास होगी उसमें 30 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। इसमें 30 ही क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।